इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बहुत हद तक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये वैसे ही रिलेटेड है जैसे अगर मान लो हमको 10 केजी कोई सामान खरीदना हो तो 1 केजी का दाम पता हो तो 10 केजी का दाम निकाला जा सकता है। लेमन तरीके से अगर समझा जाए तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में यही रिलेशन है। अगर किसी चार्ज को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन है उसको बोलते हैं पोटेंशियल, और अगर कुछ की अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से ज्यादा पोटेंशियल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर पोटेंशियल निकाल लेंगे, 1 केजी का भाव पता चल गया तो 10 केजी निकालना है, 10 केजी लेना है, 20 केजी लेना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समराइज करूं कि अगर किसी चार्ज को, अगर मेरा कोई चार्ज है, ये इसका पहला पॉइंट है और यहां से हमने कोई दूसरा पॉइंट है और चार्ज है क्यू, और इसको कैसे लेके जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता। सीधे सीधे लेके ले गए, घुमा फिरा के लेके गए, कैसे लेके जा रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है, कहां से लेके गए, कहां तक लेके गए, बस यही दोनों बात। और ये कौन लेके जाता है, एक्सटर्नल एजेंट। इसको लेके जाने वाला एक्सटर्नल एजेंट होता है कोई, और वो चार्ज को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखते हुए जाता है। ऐसा नहीं पकड़ के लेके चले गए दौड़ा के, ऐसा नहीं, पूरे टाइम चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसको एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो ये वर्क डन होता है, WEXT बोलते हैं इसको, WEXT, एक्सटर्नल। ये हमेशा होता क्या है, V2 दैट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस V1 दैट इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट इनटू चार्ज। वेरी सिंपल। ये चार्ज विथ साइन आएगा, याद रखना हमेशा विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसमें कहीं कोई रेफरेंस की बात नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर बात की जा रही है, जैसे V2 इंडिविजुअली, V1 इंडिविजुअली, तब डेफिनेटली वो रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब डिफरेंस ले लिया तब रेफरेंस का कोई लेना देना नहीं। ऑलवेज वैलिड सिचुएशन, ये हमेशा कहीं भी लगा सकते हो, ऑलवेज वैलिड। और अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि नहीं मेरे को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए, हमको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, तो याद रखना कि ये दोनों बस साइन वाइज उल्टे होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। मतलब W कॉन इज नथिंग बट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आया है उसे एक माइनस लगाने का देर है, बस माइनस V2 माइनस V1 इंटू क्यू। अब बहुत बार क्या करते हैं कि माइनस को अंदर लेके लोग इसको V1 माइनस V2 इंटू क्यू ये लिख देते हैं, और मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये V2 माइनस V1 था कि V1 माइनस V2 था। इसलिए आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस। ये रिजल्ट नहीं चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सपोज टू आस्क दिस। मैक्सिमम टाइम कुछ नहीं देके अगर सीधे पूछा कि वर्डन निकालिए, वर्डन निकालिए, तो वर्डन का मतलब होगा एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्डन, और एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्डन का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्डन कितना हुआ, तुमको पता है माइनस लगाना होता तो माइनस लगा दो। अगर इस माइनस को अंदर ले लो ना तो इन दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे किस में कौन सा था। इसलिए रिमेंबर दिस लाइक दिस ओनली। और एक रिजल्ट जो तुमको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने से पहले से तुमको हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बताया गया है, वो क्या है, del U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये बहुत पहले से हर बार किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ये आपको बताता गया है। तो ये जो WXT हम निकाल रहे हैं ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाए, U2 माइनस U1 ये भी हो जाए, दिस इज ऑल्सो WXT, and that is equals to final potential minus initial potential
इनटू चार्ज। इसलिए पोटेंशियल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पॉइंट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस के लिए तो हमने देखा कि एक पॉइंट चार्ज है, सपोज ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है और इसके कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल होता है सिंपली के क्यू बाई आर। पोटेंशियल में याद रखना साइन इंपॉर्टेंट है, विथ साइन, कभी भी साइन इग्नोर नहीं करना होता, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव सब होता है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करने में जो बिहाइंड साइड में जो लॉजिक होता है वो होता है कि इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल। ये अंदर की बात है, ये हमको ऑलरेडी ये लेके ही हमने ये लिखा है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो ये लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा बच्चा जो होता है, एक जो मतलब मार्वेलस बच्चा जो होता है, वो पोटेंशियल में सबसे पहले ये सारी बातें याद रखता है, तभी जाके उसको पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब समझ में आता है। बाकी लोग के लिए पोटेंशियल सिर्फ के क्यू बाई आर है। उनको लगता है पोटेंशियल स्केलर होता है, के क्यू बाई आर होता है, 2 लाइन का कैलकुलेशन। लेकिन जो मतलब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको ये सारी बातें कनेक्टेड लिंक में याद होती है, और तब जब वो क्वेश्चन को अप्रोच करेगा, क्वेश्चन को छूना नहीं पड़ेगा, ऐसे देख देख के क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अब जैसे मान लो पॉइंट चार्ज के लिए हमने समझ में आ गया, लेकिन ऐसा तो बहुत बार और भी केसेस के लिए बनाया जा सकता है। जैसे मान लो हमारा एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन याद रखना इनफाइनाइटली लार्ज चीजें पोटेंशियल एब्सोल्यूट डिफाइन करने में नहीं आती। आती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ आती हैं। जैसे मैं किसी भी, जैसे एक रिंग है, ये एक रिंग है, तो रिंग का ये सेंटर है, ये रिंग का एक्सिस है। तो रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होगा एट ए डिस्टेंस एक्स, ये सब आता है। एक डिस्क है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन का तो कोई पॉइंट है नहीं। तो डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉलो सॉलिड, इनसाइड पॉइंट पर आउटसाइड पॉइंट पर। ये सब हमारे जनरल रिजल्ट है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि एक इनफाइनाइट रॉड है, फाइनाइट रॉड नहीं, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट रॉड है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग को पता है कि इन सब चीजें केसेस में लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। और तुमसे पूछे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट लेट से ए कितना है, या फिर पूछे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है, तो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, absolute potential is not defined. Absolute potential is not defined. Absolute potential डिफाइन नहीं है। हम ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा नहीं बता पाएंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता पाएंगे, तो क्या कुछ भी डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा। ओनली वी कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम बता सकते हैं।
लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर कोई कहे कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है बता दो और बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है बता दो, तो नहीं बता पाएंगे। ये कहाँ चला गया कर्सर? हाँ, ये ए पॉइंट का कितना पोटेंशियल है बता दो, बी पॉइंट का कितना पोटेंशियल, नहीं बता पाएंगे। लेकिन वी ए माइनस वी बता सकते हैं, वी बी माइनस वी बता सकते हैं। और इन सब फाइनाइट चार्जेस के केस में हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकालने का अपना फायदा है, वर्क डन निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान हो जाता है। अब हम आते हैं कि इन सब चार्जेस का पोटेंशियल निकालेंगे कैसे। तो एक तो है तरीका, एब्सोल्यूट तरीका कि पॉइंट चार्जेस को लेके, जैसे मान लो रिंग है, रिंग के कारण पोटेंशियल कैसे निकालें। तो सिंपल सा एक एग्जांपल लो, V ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और याद रखना कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, भी निकालने का बात हो रहा है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इसको निकालने का मतलब है कि इन्फिनिटी को जीरो लेके ही डिफाइन किया गया। ये बात मैं बार बार अब नहीं बोलूंगा, लेकिन ये लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कि इन्फिनिटी को जीरो हमने ले लिया है, और अगर वो रेफरेंस को हम चेंज करेंगे तो सर सारे वैल्यूज में वो चेंजेस आने लगेंगे। तो जो अच्छा क्वेश्चन मेकर होता है, जैसे जेई के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, वो इन सब बेसिक बातों से क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चा पोटेंशियल का फॉर्मूला रट रट के बैठा है, रिंग का ये होता है, ये इसका ये होता है, और वो चेंज कर देगा रेफरेंस पॉइंट, जिसके बारे में बच्चे को कुछ आइडिया नहीं है। उसको पता भी नहीं कि रेफरेंस होता क्यों, क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है। वो तो रट्टा मार बैठा है सारा फॉर्मूला, समझने का तो कोई लेना देना है नहीं, और सारे आंसर उसके गलत हो जाएंगे। तो मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और जो ये सब नहीं करते उनको पर फर्क ही नहीं पड़ता कि ये सब होता क्या है, बोलना भी पड़ता है। इसलिए एक एक वर्ड को अच्छे से सुनो, पकड़ो, अगर तुमको सच में महारत हासिल करना है। वी ड्यू टू a यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रिंग बना दो, ये हमारा हो गया रिंग। और जनरली क्या होता है, पोटेंशियल को हम लोग टोटल चार्ज के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तुम चाहो तो लैम्डा ले सकते हो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 पाई r इंटू लैम्डा, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग टोटल चार्ज के टर्म्स में ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात होती है सेंटर पर। तो सेंटर पर मान लो कोई एक चार्ज यहाँ लिया डी क्यू, यहाँ पर एक चार्ज लिया डी क्यू, यहाँ पर एक चार्ज लिया डी क्यू। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा एक पॉइंट चार्ज के कारण, वो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर, सब आर डिस्टेंस पर है। और अगर टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो सबको ऐड करना पड़ेगा। साइन का यहाँ तो कोई रोल है नहीं, स्केलर क्वांटिटी। तो सीधी सीधी तुम बात देख सकते हो कि के बाहर जाएगा, आर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या दे देगा, टोटल चार्ज दे देगा, और क्या देगा, के क्यू बाई आर। तो सेंटर पर पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर मान लो यहां पर ये पॉइंट पी है और ये कितने डिस्टेंस पर, लेट से एक्स। अगर पूछा जाए कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, क्या दिक्कत है, फिर से वही अप्रोच लेंगे। ये हमारा एक चार्ज छोटा सा डी क्यू है, इसके कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और डिस्टेंस क्या होगा, ये कोन जैसा बनेगा 3D में अगर दिमाग मतलब इमेजिन करोगे तो। और कोन का ये हाइट जो होता है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, ये होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने को अगर एक पॉइंट के एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना हो dv, तो क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाई आर, आर की जगह अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्यू नहीं, सॉरी, डी क्यू, ये जो क्यू है ये डी क्यू होना चाहिए, डी क्यू। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि एक्स इज नॉट वेरिएबल, हम तो पी पॉइंट पर ही निकालना चाहते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म भी, डिनोमीटर भी हमारा इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, ये भी बाहर जाएगा।
यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन फील करते हैं कि सर x तो वेरिएबल होता है, यहाँ नहीं है ना वो, यहाँ डी क्यू वेरिएबल है और जिसका इंटीग्रेशन क्यू के बराबर होगा। तो के क्यू बाई अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कायदे से देखा जाए तो तुमको इसको करने का भी जरूरत नहीं था इंटीग्रेशन, सारे चार्ज एक ही डिस्टेंस पर हैं, तो सबके कारण पोटेंशियल अगर ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज ही बनेगा। डायरेक्ट भी लिखने का बात हो सकता था, तुम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब चाहे तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल के ग्राफ भी हमारे उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फील्ड के। तो पोटेंशियल का ग्राफ क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो देखोगे कि वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ेगा। तो और दोनों साइड की बात है, रिंग में तो दोनों साइड जाना पड़ता है, प्लस और माइनस। तो ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ होता है v वर्सेस x और v, हाँ v वर्सेस x, x क्या, सेंटर से डिस्टेंस। तो ये ग्राफ से सेंटर पर मैक्सिमम होगा लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ग्राफ है ये, और फाइनली इन्फिनिटी पर जाके जीरो हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी पर जाके निगेटिव इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। और सेंटर पर, ये हमारा सेंटर है, सेंटर पर मैक्सिमम के क्यू बाई आर, ये जो पॉइंट है वो के क्यू बाई आर। तो ये एक रिंग के कारण हो गया। इसी तरह से डिस्क के कारण भी निकाल सकते हैं। वैसे डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इसीलिए डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं निकाला, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं वो। मेडिकल में रिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन चाहें तो वापस से उसमें भी अप्रोच करके निकाल सकते हैं, हमने बताया है। डिस्क को एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा निकाल लो, टोटल चार्ज बाई एरिया कर करके किया जा सकता है, और उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे। अब बात आती है कि क्या हम डायरेक्ट मेथड से ही पोटेंशियल हर बार निकालें, या कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के और भी तरीके हैं। एक तो है कि पॉइंट चार्ज के कारण निकाल के डीक्यू 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 और उसके बाद सब कर दो, दैट इज गुड, और हमने वही तरीका अपनाया रिंग के केस में। लेकिन कुछ और तरीके हैं क्या, बहुत तरीके हैं। कैसे? जैसे हमने कुछ देर पहले लिखा डब्ल्यू ई एक्स टी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई इंटू क्यू, या फिर इसको वी टू माइनस वी वन चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी बाई क्यू, या फिर इसको निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बाई क्यू। इतना तो लिखा जा सकता है, ओके। और वी टू माइनस वी वन, अब ध्यान से देखते जाना, डब्ल्यू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है एफ कॉन डॉट डी आर। ये एफ कॉन है, मैं फिर से अच्छे से पूरा लिख देता हूं। एफ कॉन डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को हमने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एफ कॉन और क्यू इसको एक साथ रखते हैं, तो एफ कॉन बाई क्यू डॉट डी आर। क्या ये टर्म जाना पहचाना लग रहा है क्या? एफ कॉन बाई क्यू, ये फोर्स बाई चार्ज क्या होता है ये एफ कॉन हमारा होता क्या है? ये हमारा होता है ई इंटू चार्ज। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तभी तो फोर्स बनता है, और हम इसमें क्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्यू से डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये है क्या? दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई। यानी कि अब जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक 1 to 2, 1 से 2 तक हम चार्ज को लेके जा रहे हैं। और ये जो तरीका है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है। किसी भी रीजन में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का दिस इज द मेथड। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी निकल जाएगा, हम रेफरेंस को डिफाइन कर देंगे। आई बात समझ में? तो एक रिलेशन यहां पर जो मैं बना रहा हूं वो रिलेशन है कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और याद रखो कोई भी बच्चा इसको किसी और तरीके से याद नहीं रखेगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये माइनस को इधर लेके इसको V1 माइनस V2 क्यों नहीं कर दे? कर सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर लाइक दिस ओनली। हर चीज का वजह है और हर चीज को उसी समय एक्सप्लेन कर पाए हम ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही याद रखना है V2 माइनस V1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। इसके बहुत सारे मायने हैं। आज हो सकता है हम इतने मैच्योर नहीं हो कि सारे मामले को सारे उसके ऑब्जर्वेशन को समझ पाए। किसी दिन हो जाएंगे तो शायद ये समझ में आ जाए कि माइनस लिख के ही याद रखना क्यों जरूरी है। ये तब की बात है, ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो। दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल if we know E and want to find potential or potential difference, PD potential difference, तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा ही हो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा भी कभी कभी हो जाएगा पोटेंशियल दे दिया जाए और उसे कहे कि फील्ड निकालिए, उल्टा। तब क्या करें? तब इसी का जो रिवर्स फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन है तो उसका रिवर्स डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, इसको भी वेक्टर मत लिखो, है वेक्टर लेकिन इसको भी लिखना नहीं है, बताऊंगा क्यों। dv बाई डी आर, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? इफ v इज नोन, हमको इस बार पोटेंशियल फंक्शन दे दिया गया एंड E इज अननोन। हमको कहीं पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल का कोई फंक्शन होगा, पोटेंशियल की वैल्यू लेट से कोई फंक्शन r के टर्म्स में, तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर x का फंक्शन होगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका फंक्शन हुआ उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अलोंग होगा जिसके फॉर्म में ये दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई जेड तीनों का फॉर्म लेता है, तीनों वेरिएबल हो जाते हैं उसमें। तब उसको करने का क्या तरीका है? इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, इसको पहले भी बताया जा चुका है, माइनस डेल वाई डेल एक्स ऑफ वी आई कैप प्लस डेल वाई ऑफ वी जे कैप प्लस डेल जेड ऑफ वी के कैप। और ये माइनस भूलना मत बच्चे, ये माइनस जान ले लेगा, मैं बता रहा हूं। सारा पढ़ाना एक तरफ और ये माइनस का वजन एक तरफ, तब भी भारी पड़ेगा ये माइनस। किसी शर्त में इस माइनस को भूलना मत, इसलिए मैं बार बार इसको बाहर ही रखता हूं ताकि तुमको दिखे कि ये है। इस माइनस ने कितने लोगों का गलती करवाया है आइडिया नहीं होगा तुमको, और तुम्हारा भी कितनी बार इसके कारण गलती होगा ये तुमको भी आइडिया नहीं होगा। इसलिए इस माइनस को छोड़ना मत, हर जगह ही आ रहा है, हर जगह। तो ये तब हम लगाएंगे जब पोटेंशियल जो है वो सिंगल वेरिएबल का नहीं मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन हो जाए। इफ
V is a function of multiple variable. अब मल्टीपल वेरिएबल में सिर्फ अगर एक्स वाई हुआ तो सिर्फ इतना ही लेंगे, अगर वाई जेड हुआ तो सिर्फ इतना ही लेंगे, तीनों आ गया तीनों ले लेंगे। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं अभी ये नहीं बताऊंगा, तुम लोग को ये आता है। तो दोनों काम हमारा अब हो गया। क्या क्या? अगर पोटेंशियल दे दिया जाए, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, रादर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अगर पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। हो सकता है कि ये जो डिफरेंशिएशन करके आए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है और उसमें पूछ दिया जाए कि एट ए पॉइंट ए 1,2,-1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, z की जगह -1 पुट कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हमारा कोई भी रिजल्ट अगर एक्स वाई जेड के टर्म्स में आता है और अगर कोई एक पॉइंट पर हमसे उस बात की वैल्यू पूछी जाती है तो करना क्या होता है, तो उसको पुट करना होता है, और क्या करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमने मान लो ये डिफरेंशिएट करके निकाला, फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे तो कोई तीसरा फंक्शन आ जाएगा, तो फंक्शन रिजल्ट है जनरल वैल्यू। लेकिन हमसे अगर पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट पर ही बताना है तो क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 डाल देंगे, जहां जहां एक्स है उसमें 1 डालो, वाई है 2 डालो, जेड -1 डालो और फिर कैलकुलेट करो और आई जे के टर्म्स में आंसर लिखो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन पर मैं अभी नहीं जाऊंगा कि सारे क्वेश्चन एक एक करके, क्योंकि ये चौथी पांचवी बार डिस्कस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार डिस्कस हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ था ये चीज वर्क एनर्जी से, फिर ग्रेविटेशन में भी डिस्कस हुआ है और अब इलेक्ट्रोस्टैट में हो रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन जिन बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैट्स में अच्छा कॉन्सेप्ट लेना है वो ग्रेविटेशन को देखते चलेंगे। अगर आज भी तुम ग्रेविटेशन के मॉड्यूल ऑफ ग्रेविटेशन का अपना नोट्स देखोगे तो ये सब बातें एज इट इज लिखी हुई, एज इट इज। और वहां पर यही बोल के बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैट में इसकी जरूरत पड़ेगी, आज जरूरत पड़ रही है। अब हमको कंटिन्यूअस चार्ज पर हम बात कर रहे थे और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के और पोटेंशियल, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से बहुत सारे पता है, पोटेंशियल निकालने का एक और तरीका मिल गया, ई डॉट डी आर इंटीग्रल। तो हम देखेंगे कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे स्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके कारण पोटेंशियल क्या होता है। तो जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि 3 स्फीयर के केस एक साथ डील किए जाते हैं। कौन कौन से? तो यूनिफॉर्मली वी ड्यू टू, ऐसे लिखो, वी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो। अब इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आ जाएंगे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। और इसके अलावा एक और कौन सा आएगा, सॉलिड कंडक्टिंग। स्फीयर, इन तीनों का एक साथ डील करते हैं। तो मान लो ये वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वो स्फीयर है और इसमें चार्ज क्या होता है, सरफेस पर होता है। अब ये बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आ गया ये चीज, अंदर में चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा। और शेल थ्योरम भी पता है हम लोग को बहुत सारी बातें पता है। तो अगर पोटेंशियल फॉर V फॉर R ग्रेटर देन R, तो ऐसा नहीं कि शेल थ्योरम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, पोटेंशियल के लिए नहीं लगेगा। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है Q, ये सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए तो लगेगा ही। तो सीधे सीधे हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं के क्यू बाई आर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर की बात, भाई अंदर में क्या होगा। तो अंदर में एक स्टैंडर्ड पॉइंट है सेंटर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना।
सेंटर पर हमको पोटेंशियल निकालना हो और हम फिर से वैसे ही जाए जैसे हम अभी तक गए हैं, एक चार्ज लें डी क्यू, यहाँ पर लें एक चार्ज डी क्यू, ऐसे सरफेस पर डी क्यू पॉइंट्स चार्ज लेते रहे और सेंटर पर पोटेंशियल पूछे तो तुम क्या करोगे, डी वी के डी क्यू बाई आर यही लिखोगे और इंटीग्रेट करोगे और क्या करोगे, क्योंकि सेंटर से तो सारे, और ये एट सेंटर याद रखना, एट सेंटर, हम किसी और पॉइंट पर नहीं लिख रहे हैं। और पॉइंट पर लिखेंगे तो दिक्कत क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सेंटर पर तो सब सेम डिस्टेंस पर ही है ना, तब तो ये बात में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के बाई आर इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी क्यू आएगा, तो हम लोग के क्यू बाई आर लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटर पर है। अब किसी और पॉइंट पर मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है एट ए डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाले, ये तो सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं है, यहां तो सारे चार सेम डिस्टेंस पर नहीं है, तब क्या करें, डायरेक्ट मेथड से निकालना मुश्किल है। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका थोड़े ना है, हमने तो बहुत सारे तरीके नोट कर रखे हैं। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E डॉट dr 1 to 2 माइनस साइन, ये अभी कुछ देर पहले पढ़ा हुआ बात है, अभी हमने पढ़ा ये चीज। सेकेंड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमको पोटेंशियल चाहिए, लेट से ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, और वन पॉइंट हमारा सेंटर है, लेट से जिन दिस, तो Vp माइनस Vo इज इक्वल टू माइनस 1 to 2 लिखो या 0 to P लिखो, अब उससे ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, तो तुम जीरो डॉट डी आर करोगे तो जीरो ही होगा, और जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो रहा है। दिस बिकम जीरो, वाई ई इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पी और ओ में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो जो सेंटर का पोटेंशियल है वही पी पॉइंट का पोटेंशियल है, और चूंकि पी एक जनरल पॉइंट है, इसका मतलब फॉर आर लेस देन आर, बोल्ड स्टेटमेंट, V is equals to KQ by capital R, and that is constant। तो अंदर की किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है और कितने के बराबर है, के क्यू बाई आर, और बाहर की किसी भी पॉइंट पर चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा बिहेव करेगा तो के क्यू बाई स्मॉल आर। और इस बात को अगर ग्राफ से बताना हो तो ग्राफ से वो कुछ ऐसा दिख सकता है, ये हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा आर है, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ये कहां तक आएगा, आर तक, और इसके आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लो, लाइक दिस, भैया ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये हो गया के क्यू बाई आर। ये हुआ विथ एक्सप्लेनेशन पोटेंशियल को समझना। हमको पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाऊंगा, और डीपीपी के जो क्वेश्चन तुम लोग को मैं दे रहा हूँ, ये सब ये सारी अंडरस्टैंडिंग को कैरी करने वाले क्वेश्चन है। उनके क्वेश्चन नीट वाले क्वेश्चन की तरह 2 लाइन में सॉल्व होने वाले नहीं है, वैल्यू पुट के आंसर निकाला खुश हो गए, ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में है ही नहीं। डीपीपी के क्वेश्चन वैसे डाले गए हैं जो एक्सट्रीम जिसको पढ़ना है, जो सच में नॉलेज गेन करना चाहता है, उसको सारी बातें सुननी पड़ेंगी, और फिर देखो कि एक क्वेश्चन तुम्हारा रुक जाए डीपीपी का, नहीं हो सकता ऐसे। डीपीपी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर से मेरा लेक्चर सुनो और फिर से ट्राई करो, तुम ही से क्वेश्चन बन जाएगा, यकीन मानो। किसी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना अच्छे से, वर्ड टू वर्ड अच्छे से सुनना है। तो ये हमारा हुआ एक कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या हॉलो
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। अब जब पोटेंशियल पता चल गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी। वैसे हम लोग उसको निकालेंगे अभी नहीं, हम लोग अभी एक जो केस बाकी रह गया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसको कर लेते हैं। उसके बाद अपन कोई और बात करेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने ग्रेविटेशन में भी सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को मार्क करवाया था। वापस से यहाँ पर भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको डेराइव करना भी डिफिकल्ट होता है, और क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, इसलिए उसको ध्यान से समझना है। सो V potential due to solid non-conducting। यूनिफॉर्मली चार्ज, ये जरूरी है क्योंकि तुम लोग वेरिएबल चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हो, तो कहोगे कि सर हर बार के लिए फॉर्मूला जो हम डेराइव करने वैलिड है क्या? नहीं, ये जो डेराइव करते हैं हम लोग वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, वो यूनिफॉर्म चार्ज के लिए होते हैं। अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो पोटेंशियल के रिजल्ट्स बदल जाएंगे, लेकिन वो सारे अब याद थोड़े ना करेंगे हम, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे। याद तो सिर्फ हम यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए करेंगे, ये स्टैंडर्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर। सॉरी, बनाओ यहां पर, ये वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये है हमारा रेडियस आर। अब जो चार्ज है ना वो सरफेस पर नहीं है, वो पूरे वॉल्यूम में है, ये फर्क है। मैं एक एक बारीकी को बहुत बार बोलता हूं ताकि बच्चे एक बार तो पकड़े इस बात को। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया बच्चा, हॉलो और मतलब कंडक्टिंग सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इनके बीच डिफरेंशिएट तक नहीं कर पाता। मैंने से एक नमूनों को पढ़ाया, अच्छे बच्चों को पढ़ाया तो हमने नमूनों को भी पढ़ाया। इसलिए हमको हर बारीकी समझ में आनी चाहिए, क्यों अलग हो रहा है, इसका रिजल्ट उससे अलग क्यों है। तब हमको समझ में आएगा कि ये सारा खेल जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। जहाँ चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होंगी। अब इसके वॉल्यूम में चार्ज आ गया तो बात बदल गई ना। इवन अगर टोटल चार्ज में यहां पर भी लिख दूं क्यू, अब हो सकता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रो के टर्म्स में डिफाइन किया हो, और रो और क्यू में एक रिलेशन अभी भी तुम बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसको याद किया जाए। तो क्यू कैन बी रिटन एज 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और हम अगर टोटल चार्ज के टर्म्स में निकाल रहे हैं और तुमको लगता है नहीं सर हम तो रो के टर्म्स में निकालेंगे, यूज कर लो उसको, क्या दिक्कत है, रो का टर्म्स में एक्सचेंज कर लो। मैटर ये है ही नहीं कि हम किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, एक को दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है। मैटर ये है कि निकालेंगे कैसे, मैटर ये है कि रिजल्ट क्या होगा। फिर से वही बात, आउटसाइड पॉइंट और शेल थ्योरम संयोग से दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शेल थ्योरम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए वैलिड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी होता तब भी आउटसाइड पॉइंट के लिए इसमें जितना टोटल चार्ज है वो एक सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा बिहेव करता। हाँ, टोटल चार्ज का एक्सप्रेशन अपने को निकालना पड़ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए द इंटायर चार्ज विल बिहेव एट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ शेल थ्योरम इज वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सो दिट डजंट मीन कि सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग शेल थ्योरम लगाए जा रहे हैं, it is valid for non uniform charge density as well। so boldly तुम r greater than r, for r greater than r पोटेंशियल लिख सकते हो के क्यू बाई आर, कहीं कोई झंझट का बात नहीं है। सारा दिक्कत r लेस देन r के लिए है। अब निकालने का क्या तरीका है? जैसे मैंने कहा, एक तो तरीका है
गॉसेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्ट मेथड डी क्यू डी क्यू डी क्यू। लेकिन यहाँ पर हम जो तरीका यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर तुमको याद हो तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, और वेक्टर फॉर्म में लिख दो अगर तुमको ऐसा हो तो, और नहीं तो के क्यू बाई आर क्यू, सॉरी के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम्हारे जो मन में आए उसको यूज किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर के अंदर एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जनरली टोटल चार्ज के टर्म्स में लिखा जाता है, तो मैं ये लेके चलूंगा, आई विल टेक दिस। चलिए, तो दूसरा जो लॉजिक था, क्या लॉजिक था? लॉजिक ये था कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ E डॉट डी आर इंटीग्रल। कहां से कहां तक? 1 to 2। तो हमको कहाँ का पोटेंशियल निकालना है? लेट से वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर कोई पॉइंट है, डायग्राम देखो मैं लिख रहा हूँ उस डायग्राम के अंदर, ये कोई पॉइंट है P, और हमने दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है? तो सेंटर पर इस बार हम नहीं लेंगे। क्यों? सेंटर जो है ना वो सारे चार्ज के लिए सिमेट्रिकल पॉइंट हो सकता है, लेकिन सारे चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग है। हॉलो स्फीयर का बात कुछ अलग था, सॉलिड स्फीयर में ये बात कुछ अलग हो गई। तो मैं सरफेस को ले लूंगा, सरफेस, दूसरा पॉइंट जो है वो सरफेस है, एस ले लिया। मैं पी से एस जाऊंगा, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पी होगा, फाइनल पॉइंट होगा वो एस होगा। सो 2 स्टैंड्स फॉर एस, 1 स्टैंड्स फॉर पी, और पी से एस जाने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, मैं जानबूझ के रेडियल डायरेक्शन लूंगा, रेडियल। और एस वहां नहीं है, एस यहां है, ये जो एस पॉइंट है वो यहां है, उसी लाइन में। इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो इसको रब कर दो, अगर नहीं लग रहा है ये उस लाइन में तो उसी लाइन में लेना है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, वी एस माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस पी टू एस ई डॉट डी आर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इनसाइड पॉइंट पर अगर ये कोई पॉइंट P है और यहाँ ये कोई पॉइंट R है, लेट से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट S है, और हमने क्या करना है, हमको कहीं बीच में एक पॉइंट लेना है यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस R पर हो लेट से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड R ही डायरेक्शन में, और हमको जाना भी इसी डायरेक्शन में, DR भी इसी डायरेक्शन में, E इज इसी डायरेक्शन में, और DR भी इसी डायरेक्शन में। मतलब E डॉट डी आर विल बिकम EDR cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो तुम यहां पर लिखोगे E इंटू डी आर कॉस 0, और अब E का वैल्यू पुट करने का समय आ गया, पुट करो। माइनस E का वैल्यू है के क्यू बाई आर क्यू, आर डी आर। कहां से कहां तक? तो स्टार्टिंग पॉइंट है P विच इज एट ए डिस्टेंस R, लास्ट पॉइंट है S दैट इज कैपिटल R। अब जो टर्म कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, निकालो, माइनस के क्यू बाई आर क्यू, इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा, आर डी आर। कहां से कहां तक? स्मॉल r टू कैपिटल। तो यहां पर वी एस माइनस वी पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के क्यू बाई आर क्यू, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अगर डालें आर टू कैपिटल आर, आर टू कैपिटल आर, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वी एस माइनस वी पी, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यू, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू को बाहर ही निकाल दो, ज़्यादा सही रहेगा। ये एक्सप्रेशन है, बट हमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट पी चाहिए। हमको ये डिफरेंस जो आया है गलत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट,
बट वी नीड दिस Vp, वी डोंट नीड Vs माइनस Vp। तो Vp को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ करो, Vs माइनस, और ये माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना, के क्यू बाई 2RQ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू Vp। अब ये सरफेस का पोटेंशियल है जो कि होता है के क्यू बाई आर। कैसे? आउटसाइड पॉइंट पर हमने लिखा था पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर इस आउटसाइड पॉइंट को जस्ट सरफेस के पास ले लिया जाए, जस्ट सरफेस के पास, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर लेना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको सरफेस का पोटेंशियल पता है, इसमें दिक्कत नहीं है, पुट कर दो। तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2RQ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर एट पॉइंट पे निकल गया। कुछ लोग को तो रिजल्ट याद भी हो गया होगा। के क्यू बाई आर क्यू और अदर 2RQ को कॉमन ले लो, के क्यू बाई 2RQ, इन सबको कॉमन ले लिया करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो फाइनल एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर r लेस देन r, potential at any point can be written as kq by 2RQ 3R square minus R square। और इसी से पोटेंशियल एट सेंटर अगर तुमसे पूछ दिया जाए, तो पोटेंशियल एट सेंटर के लिए R को 0 लेना पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू और अदर 3KQ बाई 2R, जो कि सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है। अगर देखा जाए तो दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, और ये सारे एक्सप्रेशंस ग्रेविटेशन में डेराइव किए गए। तो सारा एक्सप्रेशन को दोबारा देख लो, और अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो, क्योंकि ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है और ये हमको पता होना चाहिए। जल्दी से देखिए इसको। हाँ बोलो। नचिकेत, हाँ बोलो। एक मिनट, माइक तुम्हारा काम करेगा? देखो एक मिनट। ट्राई करो तो माइक। हर एंगल 0 ही होगा क्या? अगर हम रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ई और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो फिर हम कोई और पाथ लेंगे तो 0 नहीं होगा। लेकिन जरूरत क्या है, कोई और पाथ लेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा ना। जब पाथ पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो हम तो वही पाथ लेना जो इसमें काम आसान हो। किसका डाउट है? और मेरे को किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा, किसी का और ऐसा लग रहा था कि डाउट आ रहा है। एनीवे, एक बच्चे का डाउट है, मैं फिर से क्लियर कर दूं। ये बार बार जो cos 0 की बात आती है, ये जो ई डॉट डी आर cos 0 लिखा, पाथ चूज करना हमारा चॉइस है। तो अब जानबूझ के ऐसा आड़ा तिरछा पाथ लोगे तो उसमें थीटा वेरिएबल हो जाएगा। जरूरत क्या है? मेरा पॉइंट है, जब हमारे सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो हम क्यों उंगली टेढ़ी करें? टेढ़ी करने से हमारा थीटा वेरिएबल हो जाएगा, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। फिर जब पाथ पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो ऐसा पाथ लेंगे ना जो सीधा हो, ताकि इंश्योर कर सके कि भाई थीटा 0 ही होगा, तो काम हमारा आसान हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे। मैं अभी क्वेश्चन पर आज नहीं जाऊंगा, मैं भी कल जाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ और चीजें डिस्कस करनी बाकी है। अब बात आती है कि ठीक है, इतने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने पोटेंशियल देख लिया। अब जो एक लास्ट में बात आई थी कि सर इनफाइनाइट चार्ज के कारण, तो उसमें हमने कहा था कि इनफाइनाइट चार्ज के कारण एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपल लॉजिक है।
हम इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज को अगर कंसिडर करें और इन्फिनिटी को रेफरेंस जीरो ले ले, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ हम नहीं बोल सकते। चार्ज जहां पर होगा वहां पोटेंशियल नॉन जीरो होना पड़ेगा, उसका इफेक्ट तो होगा। हम पॉइंट चार्ज के कारण इन्फिनिटी को जीरो इसलिए ले पाते हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज का इन्फिनिटी पर इफेक्ट जीरो है। अब कोई बहुत बड़ा चार्ज है, इन्फिनिटी तक फैला हुआ, और उसके कारण इन्फिनिटी पर जीरो होगा, ऐसा स्टेटमेंट बनाना ही गलत है। तो जब हम रेफरेंस ही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कैसे होगा? इसलिए वी नेवर डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू infinite charge distribution, but we can define potential difference. So potential difference due to infinite charge distribution, और ये इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? जैसे दो इनफाइनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े हैं, जिसमें एक ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दूसरा तो बहुत सिंपल है। उससे पहला है इनफाइनाइटली चार्ज रॉड। ये हमारा एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है। इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, और हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। हमने जानबूझ के दोनों पॉइंट को सेम लाइन में लिया है। अभी तो बच्चा ये बात कह सकता है कि सर ये सेम लाइन में लेना जरूरी है क्या? नहीं है, लेकिन हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, एक क्लास और लगेगा इस बात को समझने में कि अगर ऊपर नीचे भी ये हो, मतलब ये बी पॉइंट यहाँ पर भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है, और ये पूरा डिस्कशन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिस्कशन पर होगा, बट आज वो डिस्कशन शायद नहीं होगा, मे बी कल होगा। मेरा क्या पॉइंट है, अभी दोनों पॉइंट को एक ही लाइन में ले लो और डिस्टेंसेस हमने ले लिए रॉड से ए एंड बी। हम वी ए, वी कांट फाइंड वी ए क्या होगा, नहीं बता सकते। वी बी क्या होगा ये नहीं निकाल सकते, ये भी और भी नहीं निकाल पाएंगे। वी कांट डिफाइन। बट वी कैन फाइंड वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, ये डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड। कैसे? वही फॉर्मूला, वी टू माइनस वी वन माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल। और क्या फॉर्मूला? एक ही तो फॉर्मूला है, 1 to 2। अब 2 पॉइंट को हम बी ले ले, 1 पॉइंट को हम ए ले ले, तो हमारा काम आसान है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तुम लोग को याद हो या ना हो, हमको तो याद है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अगर देखा जाए तो रेडियली अवे की तरफ होता है, ऐसे। ये भी हमको चाहिए, तो बस हो गया, और क्या। पुट करो, तो V2 की जगह हम लिखेंगे वी बी, V1 की जगह लिखेंगे वी ए इज इक्वल टू माइनस, अगेन ए टू बी जाना है तो हम वही डायरेक्शन लेंगे जो रेडियल डायरेक्शन है, आड़ा तिरछा नहीं लेंगे। तो फिर से ई डॉट डी आर होगा, और ई इंटू डी आर कॉस जीरो हो जाएगा। मैं बार बार ई डॉट डी आर नहीं लिखना चाहता, ई डी आर कॉस जीरो। कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी। अब अगर तुमको वी बी माइनस वी ए निकालना है तो माइनस को इधर ही रहने दो। अगर तुमको वी ए माइनस वी निकालना है तो माइनस को लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, तो लिख दो वी ए माइनस वी इज इक्वल टू, ई का वैल्यू है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ए कितने डिस्टेंस पर है? तो ये डिस्टेंस पर है, स्मॉल है। बी कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल बी। अब लैम्डा डिवाइड, और सॉरी डी आर भी होगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर, ए टू बी। अब हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू
लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉन आर, और लिमिट पुट करेंगे ए टू बी, तो यहां पर ये हो जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन बी माइनस लॉन ए। अब लॉन बी माइनस लॉन ए हमको पता है, लॉन बी माइनस लॉन ए लॉन बी बाई ए लिखा जा सकता है, तो लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन बी बाई ए, दिस इज वी ए माइनस वी बी। तुमको अगर उल्टा चाहिए तो माइनस ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई बी कर दो। हाँ, ये जरूर हम बता सकते हैं कि ए पॉइंट पर बी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल ज्यादा होगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये नहीं बोल पाएंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है ऐसा, तो एक बात हमको हमेशा याद रखनी है मंत्र की तरह, इसको कितनी बार मैं रिपीट करूंगा मुझे नहीं पता। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of E, potential decreases, potential decreases and vice versa। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, अभी याद हो जाए तो इसके अगले क्लास में इसको तो दम भर यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो गया इनफाइनेटली लाइन चार्ज के लिए। अब अगर इनफाइनेटली शीट रहा, क्योंकि वो भी तो एक इनफाइनेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब तो दूसरा जो हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, अब कहोगे कि सर इनफाइनाइट प्लेट भी तो होता है, एक बार इनफाइनाइट शीट का अगर निकाल लेंगे तो प्लेट वगैरह चिंदी सवाल बन जाएंगे। क्यों, मैं बता रहा हूं। ये हमारा एक इनफाइनाइट शीट ऐसा दिखता है, इस तरह का, और हम अब हर बार अब वही तरीका अपनाएंगे, एब्सोल्यूट वाला तरीका कि चार्ज के कारण पोटेंशियल, वो सब अब तरीका नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास पोटेंशियल निकालने का जो दूसरा तरीका मिला है, ई डॉट डी आर इंटीग्रल, हम हर बार वही करने वाले हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला v2 माइनस v1, दो पॉइंट हमने ले लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस a, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस b, तो v2 माइनस v1 ये हमारा पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल, यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। फिर से मैं जानबूझ के ए टू बी डायरेक्ट जाने वाला पाथ लूंगा, मैं कोई और पाथ नहीं लूंगा, जबरदस्ती हमको परेशानी मोल नहीं लेनी। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ई डी आर कॉस जीरो, 1 to 2, और ये हमारा हो जाएगा ए टू बी। अब फिर से मैं जानबूझ के माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में खींच ले रहा हूं, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ई डॉट डी आर कॉस जीरो, ई है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, एक इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई पॉइंट्स पर होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें आर का टर्म ही नहीं है, तो पूरा का पूरा फील्ड ही का बाहर चला जाएगा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर ए टू बी, और डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर ए टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में हुआ,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी माइनस ए। इस चीज को ऐसे भी डायरेक्ट देखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड into separation between two charges, between 2 points. लेकिन ये कब हुआ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ये जो दूसरा रिजल्ट बना हमारा, ये कब बना? इफ ई इज यूनिफॉर्म। तभी ये बात बनी। और इस चीज को मान लो हमने कैलकुलेशन से देखा, तुम डायरेक्ट देख सकते हो। v2 माइनस v1 को मैं बार बार माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल लिख रहा हूं। अगर मैं ई डॉट डी आर को ई डी आर कॉस 0 लिख दो और कॉस थीटा लिख दो, चलो थीटा लिख दो, और थीटा कांस्टेंट हो, लेट्स अज्यूम दिस थीटा इज कांस्टेंट और ई इज कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई कांस्टेंट, ई और कॉस थीटा दोनों कांस्टेंट हो, तो माइनस ई कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए बार बार हमको इंटीग्रेशन करना पड़े, जरूरी नहीं है। माइनस ई कॉस ऑफ थीटा इंटू डी आर का इंटीग्रेशन आर, सेपरेशन। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, इससे भी हमारा रिजल्ट निकल जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वैलिड है। अब यूनिफॉर्म फील्ड जहां भी होगा वहां इंटीग्रेशन अवॉइड किया जा सकता है, और जहां भी यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा वहां इंटीग्रेशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता। रिजल्ट याद कर लोगे तो डेफिनेटली डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने में तो क्या इंटीग्रेशन, लेकिन अगर हमको डिफाइन करना है तो इंटीग्रेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और संयोग से नीट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछते हैं। तो भले ही हमने तुमको इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन काम का और जो नटशेल है वो बहुत सिंपल सिंपल है। नटशेल सारे रिजल्ट्स है, एक्सप्लेनेशन गया भाड़ में। नीट के लिए तो सिर्फ रिजल्ट्स भी अगर याद रखोगे तो काम चल जाएगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो कुछ भी नहीं करना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सेपरेशन है सीधे मल्टीप्लाई करो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा भी खत्म। जैसे मान लो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे देते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, दिमाग फट जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा। ये कंक्लूजन है, ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 2 पॉइंट लिया 1 और 2, दोनों को सेम लाइन में लिया अभी, और ये जो डिस्टेंस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इनके बीच का सेपरेशन हमने स्मॉल डी से डिनोट किया। सबसे पहले पूछा गया नाम दे दो, ये 1 2 से बात नहीं बनेगा, चल ये बन ही जाएगा। किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, 1 का या 2 का? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाता है पोटेंशियल उधर कम होता जाता है। यानी कि हम बिना किसी कैलकुलेशन के V1 इज ग्रेटर देन V2 ये बोल सकते हैं। पहली बात, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वैल्यू वाइज अगर E है, लेट्स अज्यूम दिस, वैल्यू वाइज अगर E है तो इन दोनों के पॉइंट का बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिंपली E इंटू डी हो जाएगा। कहीं कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर यही पॉइंट आड़े टेढ़े हो, जैसे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने L से डिनोट किया, L, अभी भी
ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। तुमसे कोई पूछे कि थर्ड और फोर्थ में किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो थर्ड जो है वो, फोर्थ पॉइंट जो है वो थर्ड के राइट में है। मतलब हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करके फोर्थ तक जाएंगे। तो बिना किसी लाग लपेट के यहां भी बोला जा सकता है कि V3 ग्रेटर देन V4, बिना किसी सोचे। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, एकदम मंत्र की तरह याद होना, कहीं उसमें डाउट का गुंजाइश ही नहीं है। ये एक एंकर का काम करता है, मतलब और कुछ सोचना हो तो शुरुआत यही लाइन है। जैसे इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो सोचने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है। अब V3 माइनस V4 क्या लिखेंगे? क्या इस बार भी सीधे इंटू एल कर देंगे? नहीं। क्यों? ये जो एल है ना वो ई के डायरेक्शन में नहीं है। ई कैसा है? तो ई है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये है हमारा ई, और हमारा एल है ऐसा। तो इसके बीच का जो एंगल अगर थीटा हो गया तो हमको कॉस ऑफ थीटा भी लेना पड़ेगा, मतलब ई इंटू एल कॉस थीटा। ये करना पड़ेगा। जब हम इतना कुछ बता देते हैं एक बच्चे को तो क्यूरियोसिटी में, तो तुम लोग नहीं क्यूरियस हो गए क्योंकि तुम लोग का दिमाग अब भर चुका है, लेकिन क्यूरियस बच्चों की तो कमी नहीं है। और बच्चे खुश हो के मेरे से कहते हैं कि सर थोड़ा और, थोड़ा और। चलो एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा क्यों पॉइंट अब तक नहीं लिया आप, इस पॉइंट ने ऐसा क्या जुल्म किया? ये 5 और 6 बिल्कुल वर्टिकल पॉइंट्स हैं, और हमको 5 और 6 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम क्या, अच्छा ऐसा, चलो ठीक है। V5 माइनस V6 या फिर V6 माइनस V5, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस बार E इंटू एल कॉस 90 आने वाला है, और कॉस 90 0 होता है, यानी कि V5 इज इक्वल टू V6। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। और ऐसे पॉइंट से मिलके अगर हमारा कोई सरफेस बनता है, सरफेस, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये आज का लास्ट पॉइंट है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस पर सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब हमारा अगला जो क्लास होगा कल, उस पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उससे आगे की बातें होंगी, और तब हम कंडक्टर पर बात करेंगे, क्योंकि कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। फिर बहुत सारी बातें जो रह गई थी, बाद में पढ़ना है, बाद में देखना है, बाद में करना है, कल और कल के बाद सबके आंसर्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन कनेक्ट होगा, हर कड़ी जुड़ती जाएगी। इसलिए अभी से लेके, संजोग है इसको, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने जानबूझ के इस टाइम के लिए सबको बचा के रखा था। ये संजोग है कि मेरे जाने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के। इवन कैपेसिटर इज अ टोटली डिफरेंट गेम। कैपेसिटर एक अलग कहानी है। इलेक्ट्रोस्टैट का जो एक्चुअल सारी कड़ियां जोड़ने वाला जो कनेक्शन है, जो क्लासेस है, वो अभी से लेके 15 तक के बीच होने वाली है। इसलिए मिस मत करना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आई नो, रिकॉर्डिंग सुन लोगे, आई नो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे क्लास मिस मत करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।